बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, आज तो बेटा कल हमने डिस्कस किया था पॉलीसैकेराइड्स के हवाले से ना। तो अब उसमें वो स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोजन हमारे ऊपर थे। तो आज हमारे पास नेक्स्ट है जी प्रोटीन। प्रोटीन में फर्स्ट हमारे पास आता है जी एमसीक्यूज के उसी लाइन के एंड पे ना, द ह्यूमन बॉडी probably contains at least 10,000 different kinds of proteins। एक ये आपके पास एमसीक्यू है। सेकंड एमसीक्यू है कि ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से ये प्रोटीन का वर्ड निकला हुआ है, जिसका मतलब है प्राइम इम्पोर्टेंस। ये सेकंड एमसीक्यू। उसके बाद अगर हम इसके डेफिनेशन तो वो एंड पे आ जाएगी, वहीं पे चलो फाइन कर लेंगे। अभी नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू आता है ऑल द प्रोटीन्स कंटेन, ये पैराग्राफ के स्टार्ट में, द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। All proteins contain the elements carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen। ये सारों में मौजूद होता है ना। एक एमसीक्यू ये हो गया, या मस्ट कंटेन क्या है, दे मे आल्सो कंटेन, यानी अभी इनके अलावा उनमें ये हो सकता है। किसी प्रोटीन में फास्फोरस है, किसी में आयरन, कॉपर, आयोडीन, मैग्नीज, सल्फर, जिंक, ये मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं। ये एमसीक्यू हो गए। उसके ये सल्फर का एमसीक्यू पास पेपर में आया हो, तो उन्होंने पूछा हुआ था इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो सारी प्रोटीन्स में नहीं होता, तो वो सल्फर की ऑप्शन उसमें मौजूद थी। एक कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन था, फिर सल्फर था, तो इसी को टिक किया था। प्रोटीन्स आर वेरी हाई मॉलिक्यूलर वेट मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एमसीक्यू हो गया। ऑल प्रोटीन्स यील्ड अमाइनो एसिड अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, ये एमसीक्यू हो गया। हाइड्रोलिसिस की जाए इनकी प्रोटीन्स की, यदि तोड़ा जाए तो ये छोटे छोटे इनके जो मोनोमर्स हैं जिनसे ये मिल के बने हैं, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, तो उसमें ये बदल जाते हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इसकी प्रोटीन की, ये 10 प्रोटीन में भी डिफाइंड एज द हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल्स विच अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस यील्ड अमाइनो एसिड्स। ये प्रोटीन्स वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो हाइड्रोलिसिस, जब उनकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो वो अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से इनको हम नाम देते हैं प्रोटीन्स। एक तो ये डेफिनेशन में शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आया भी नहीं आज तक। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स का शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है पास पेपर के हवाले से, कि कौन कौन सी क्लासिफिकेशन है। सिंपल प्रोटीन्स हैं, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हैं, और तीसरे नंबर पे डिराइव्ड प्रोटीन्स। अच्छा, इसका भी शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर के हवाले से तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमसीक्यू वगैरह इसमें एक दो बनते हैं। या शॉर्ट क्वेश्चन ये अलग अलग ज़रूर है कि सिंपल प्रोटीन्स क्या हैं, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड प्रोटीन्स क्या हैं, या ड्राइड प्रोटीन के, तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो पहले हम कहते हैं सिंपल प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन्स हैं कि जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो सिर्फ अमाइनो एसिड्स ये बनाते हैं या उनके डेरिवेटिव बनाते हैं, इसके अलावा कोई और चीज़ ये प्रोड्यूस नहीं करते। जैसे एल्बुमिन्स हैं, ग्लोबुलिन्स हैं, लेगुमिन है, कोलाजिन है। अब ये सारी प्रोटीन्स के नाम हैं। ग्लोबुलिन्स जो हैं ये पानी में इनसॉल्युबल होती हैं, बट सॉल्युबल इन डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन। पानी में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन जो साल्ट का सोल्यूशन है, डाइल्यूट साल्ट सोल्यूशन, उसमें ये हल हो जाती है। ये एमसीक्यू के हवाले से ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद था दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ये एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। जैसे लेप्टोग्लोबिन जो है वो मसल्स में और प्लांट्स में भी पाई जाती है। लेगोमिन और कोलाजिन ये आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यूज थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यूज जो होते हैं उनके अंदर पाई जाती है। दे आर द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन द एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन्स हैं। फार्मिंग अब सम 25 to 35% ऑफ
बॉडी प्रोटीन। ये बात किनकी हो रही है? लेगुमिन और कोलेजन की हो रही है। ये कनेक्टिव टिश्यू में थ्रू आउट दी बॉडी होते हैं और सबसे ज़्यादा अबंडेंट यही प्रोटीन्स पाई जाती हैं और इन द एनिमल किंगडम। और ये 25 से 35% तक बॉडी का जो वेट है वो इन्हीं प्रोटीन से मिलके बना होता है। ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है, 25 से 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन जो है ना वो लेगुमिन और कोलेजन से मिलके बने हुए। ये पास पेपर में एमसीक्यू का। उसके बाद हमारे पास है जी सेकेंड नंबर पे कंपाउंड आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स। फर्स्ट सिंपल प्रोटीन्स होगी, उसके बाद कंपाउंड आर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। इन दीज मॉलिक्यूल्स द प्रोटीन इज अटैच्ड आर कॉन्जुगेटेड टू सम नॉन प्रोटीन ग्रुप्स विच आर कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। यानी इसमें प्रोटीन तो हो गया ना, अमीनो एसिड वाला पार्ट तो हो गया, उसके अलावा कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट भी मौजूद होते हैं जिनको प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। जैसे फास्फोप्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के साथ फास्फेट या फास्फोनेट ग्रुप जो है ना वो अटैच होता है और conjugated with phosphoric acid। लिपोप्रोटीन्स आर conjugated with lipids और यानी प्रोटीन के साथ लिपिड जुड़ा हुआ लाइक लेसिथिन जो है, कोलेस्ट्रॉल है, फैटी एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं जो प्रोटीन्स के साथ अटैच हो जाते हैं। तो ये कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहलाती है। उसके बाद है डिराइव्ड प्रोटीन। द क्लास ऑफ कंपाउंड्स इंक्लूड सब्सटेंसेस व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल प्रोटीन। सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, सिंपल और कॉन्जुगेटेड की डेरिवेशन होती है, जैसे प्रोटियोसिस एंजाइम्स हैं या पेप्टोन्स हैं या ओलिगोपेप्टाइड्स हैं, पॉलीपेप्टाइड्स हैं, ये सारे क्या हैं तो सिंपल प्रोटीन से आगे ड्राइव किए हुए हैं। या कुछ कंपाउंड एंजाइम्स मोस्टली होते हैं वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की शक्ल में होते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं इनके दो हिस्से होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट होता है, एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। एंजाइम्स होते हैं ये मोस्टली ये कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन की हेडिंग के नीचे आ जाते हैं, उससे ही नहीं निकले हुए होते हैं, ड्राइव्ड होते हैं। और ये दूसरे जो आपके ओलिगोपेप्टाइड्स हैं या पॉलीपेप्टाइड्स हैं ये आपके सिंपल प्रोटीन जो है उसी की मैक्रो स्ट्रक्चर कह लें या ज़्यादा ये लॉन्ग चेन्स बड़े मालिक्यूल्स हैं उनको फिर नाम दें। प्रोटीन वैसे खुद भी लार्ज मालिक्यूल है, लेकिन आगे फर्दर फिर उसके अंदर थोड़ी बहुत हमने क्लासिफिकेशन की हुई है कि कितने अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं। थोड़े अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं तो सिंपल प्रोटीन है, थोड़े ज़्यादा जुड़े हैं तो फिर ओलिगोपेप्टाइड्स हो गए, और बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं अमाइनो एसिड तो फिर पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड आप कहते हैं राउंड अबाउट 10,000 से अगर ज़्यादा अमाइनो एसिड चले जाते हैं ना तो फिर उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। 10,000 से नीचे हो तो फिर ओलिगो हो गया, और ज़्यादा थोड़ा पीछे चले जाए तो फिर वो सिंपल पेप्टाइड्स आपकी जो है ना या सिंपल प्रोटीन जिसे कहते हैं वो बन जाते हैं। एक तो ये तीनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस, फंक्शन की बेस पे कि प्रोटीन्स काम क्या क्या करते हैं। दे मे बी आल्सो क्लासिफाइड एज रेगुलेटरी और हार्मोनल प्रोटीन्स हैं जो रेगुलेशन में और हार्मोन्स की रेगुलेशन में रोल प्ले करती हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं जो स्ट्रक्चर्स बनाने में इन्वॉल्व होती हैं सेल्स वगैरह के बॉडी के स्ट्रक्चर में। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती हैं, मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को, मैसेजेस को मूव करवाने का काम करती हैं। जेनेटिक प्रोटीन्स जो जीन्स के हवाले से वर्क करती हैं और प्रॉपर्टीज़ कौन सी आगे ट्रांसफ़र होगी उसके हवाले से बात करती हैं। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन अलग हो गया कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन डिपेंडिंग अपॉन फंक्शंस। ठीक हो। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट क्वेश्चन है सिंपल कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या हम कहते हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है और चौथा क्वाटरनरी है। जो सिंपलेस्ट प्रोटीन है मतलब जैसे ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में जा रहा है, इस तरह जो सिंपल सा चेन की शक्ल में उसे प्राइमरी कहते हैं। जो सेकेंडरी होता है वो इन्हीं प्राइमरी की आपस में ऐसे यानी ये मुड़ जाएं, बेंड हो जाएं, ये स्ट्रेट चेन बेंड हो के आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो सकती है। जैसे ये कार्बोनल की ऑक्सीजन इस NH की हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकती है, जिसकी वजह से ये जो स्ट्रेट चेन है ये मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी। इसकी बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको फिर सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और उसके बाद उस सेकेंडरी की मज़ीद बेंडिंग हो और ट्विस्टिंग भी हो, वो ऐसे ट्विस्ट भी हो जाते हैं जैसे स्प्रिंग होता है, तो बेंडिंग और ट्विस्टिंग की वजह से फिर टर्शरी बन जाता है। और टर्शरी की मज़ीद अगर
यही बेंडिंग और ट्विस्टिंग कर ली जाए तो फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ये जो लिखा था ना, आप समझ जैसे फोर्थ स्ट्रक्चर का था क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेकेंडरी प्रोटीन की टाइप्स, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कितने हैं उनको बता दें, चारों का मेंशन कर देते हैं। उसके बाद डी नेचरिंग ऑफ प्रोटीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में कई दफ़ा ये सवाल आया कि प्रोटीन्स की डी नेचरेशन से क्या मुराद है। डी नेचरेशन मतलब उनका जो फंक्शन है ना, जो वो फंक्शन कर रहे हैं उससे वो डिस्टर्ब हो जाती है, नेचर चेंज हो जाता है। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये जैसे हमारे बॉडी में होती है जब बुखार वगैरह आता है हमें, तो उस बुखार की वजह से ना हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स है ना, जो एंजाइम्स वगैरह की शक्ल में कोई ना कोई रोल प्ले कर रही होती है, तो वो एंजाइम जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, उनका फंक्शन टेम्परेचर चेंज हो तो उनका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो वो एंजाइम्स के अंदर मौजूद प्रोटीन्स है ना, जब टेम्परेचर चेंज होता है तो उनकी डीनेचरिंग हो जाती है, वो अपना फंक्शन जो है वो रोक देते हैं। इसकी वजह से हमें बुखार की हालत में कमज़ोरी है, टांगों में दर्द है वगैरह वगैरह फील होता है। उसके बाद आपके पास इसके जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अभी जो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की, इससे मुराद अच्छा एक शक्ल तो ये होगी कि वो फंक्शन जो चेंज हुए, दूसरी शक्ल ये हो सकती है कि वो प्रोटीन्स का वैसे ही ख़त्म हो जाए ना, डिकम्पोज हो जाए या उसकी शेप ही बदले। जैसे अंडा है, अंडे के अंदर प्रोटीन होती है, आप उसको जब हीट करते हैं या बॉयल करते हैं तो वो बॉयल करने से वो जो लिक्विड उसके अंदर होता है वो सॉलिडिफाई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये हार्डनेस जो हो रही है ये असल में क्यों हुई है, ये प्रोटीन की डीनेचरिंग की वजह। उसके अंदर जो प्रोटीन मौजूद थी, एल्बुमिन एल्बम होती है ना एग के अंदर, तो वो जो प्रोटीन मौजूद थी वो अब डीनेचर हो गई। और जैसे अक्सर ना सवाल करते हैं कि जनाब हमने सुना तो ये बिल्ली को ठंडा करें तो सॉलिड बनता है, लेकिन अंडा जो है उसको हम बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो फिर जाके वो बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। हालांकि लिक्विड को गर्म करें तो सॉलिड तो नहीं होना चाहिए, तो गैस की तरफ जाना चाहिए। तो फिर हम उसे कहते हैं कि असल में हुआ ये कि वो जो आपका लिक्विड था ना उसके अंदर जो प्रोटीन्स थी ना, जब आप हीट किया है ना तो वो डी नेचर हो गई है, प्रोटीन्स टूट टूट गई है, डिकम्पोज हुई है, उनकी टूट के वो अमाइनो एसिड्स में गई है, अमाइनो एसिड्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह शो करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर करना है आपने कि डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन से क्या मुराद है। तो जैसे लिखा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कैन बी डिसरप्टेड इजीली बाय हीट, चेंज इन पीएच, हीट से चेंज हो सकता है, पीएच चेंज कर दें तब भी वो डीनेचर हो जाते हैं, स्ट्रॉन्गली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट वाली कंडीशन दे दें तब भी हो जाते हैं। तो इन सारी कंडीशन में जो प्रोटीन अंडर को डीनेचरेशन, द मोस्ट फेमलियर एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन इज द चेंज दैट टेक्स प्लेस इन एल्बुमिन, द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ एग वाइट। वाइट एग का प्रिंसिपल कंपोनेंट होता है ना एल्बुमिन, जब इसको हम कुक करते हैं तो ये सॉलिड हो जाता है। इन दिस पर्टिकुलर केस द चेंज इज इरिवर्सिबल, ये चेंज फिर वापस रिवर्स नहीं हो सकती, ये इरिवर्सिबल हो। लेकिन हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर चेंज होने से एंजाइम्स की वर्किंग डिस्टर्ब होती है और हमें जी मतला आ रहा है, क्या आ रही है, पाँव में दर्द वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें जब बॉडी का टेम्परेचर ठीक होता है तो ये दोबारा वापस अपनी पुरानी फंक्शन पे आ जाते हैं एंजाइम्स और वर्किंग शुरू हो जाती है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन्स, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रोटीन्स की इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब या प्रोटीन्स के फंक्शन क्या है, क्या का वो इस्तेमाल हो रही है। उसमें फर्स्ट उसने लिखा ये प्रोटीन टेक्स एन एसेंशियल पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर होता है उसकी यानी फॉर्मेशन में प्रोटीन का रोल है। नंबर टू, न्यूक्लियो प्रोटीन्स विच आर complexes of proteins with nucleic acids serve as carriers of heredity from one generation to other। तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं, जैसे आप डीएनए आरएनए नाम सुना होगा, तो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं, तो वो प्रोटीन के साथ मिक्सअप होके अपना फंक्शन कर रहे होते हैं। तो वो जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं वो क्या काम करती हैं, वो जनरेशन को जो है ना उनकी जो शिफ्टिंग होगी तो उसमें कौन सी खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में शिफ्ट होनी, ये सारा ये डी एन ए आर एन ए डिफाइन करता है।
एंजाइम्स विच आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो एंजाइम जो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं आर प्रोटीन इन नेचर, वो प्रोटीन इन नेचर में बायोलॉजिकल कैटलिस्ट से मुराद एंजाइम्स जो एंजाइम जो हैं जिनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी कहते हैं, ये सारे प्रोटीन नेचर में प्रोटीन है, इनके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट कभी कभार अटैच होता है, वरना बेसिकली वो प्रोटीन ही होती है। विदाउट देम लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल, इनके बगैर लाइफ भी मुमकिन नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे शायद इसी चैप्टर में आगे आएगा एंजाइम्स का। तो उन्होंने लिखा हुआ कि एंजाइम जो है ना वो एक जो नॉर्मल रिएक्शन और होता है ना उसको 10 टू पावर 20 टाइम्स फास्ट कर देते हैं। एंजाइम जो कैटलिस्ट हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं वो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन को 10 टू पावर 20 टाइम्स बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड को इंक्रीज कर दो। फिर हम नॉर्मल काम कर रहे हैं तब सोचें अगर ये दरमियान में से एंजाइम वैसे ही निकल जाए तो फिर बॉडी का रिएक्शन किस तरह होगा और क्या हमें हमारा फंक्शन फिर क्या होगा। चौथा जी, मैनी प्रोटीन्स हैव स्पेशलाइज्ड फंक्शन, कई प्रोटीन के स्पेशल फंक्शन भी होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को कैरी करती है, ये एमसीक्यू में याद रखना है। और सम प्रोटीन्स एक्ट एज हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स के तौर पर एक्ट करती हैं विच हैव रेगुलेटरी फंक्शन, फॉर एग्जांपल इंसुलिन, थायरोक्सिन एक्सेट्रा। इंडस्ट्रियली प्रोटीन्स हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस, ये भी वैसे उसमें होनी चाहिए थी, 5वां नंबर ये होना चाहिए, ये प्रोटीन्स की इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। We are familiar with the use of leather made by tanning of hides. हाइड कहते हैं ना वो खालें जो होती हैं जानवरों की, उनकी टैनिंग करते हैं ना, उसके ऊपर से वो बालों की लेयर और इधर उधर एक्सटर्नल साइड से इंटरनल दोनों साइड से लेयर उतार के तो फिर उससे लेदर बनाते हैं। तो दिस इज एसेंशियली अ प्रेसिपिटेशन ऑफ द प्रोटीन्स विद टैनिक एसिड, टैनिक एसिड हम यूज़ करते हैं जिससे प्रोटीन्स की प्रेसिपिटेशन होती है। जिलेटिन इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बोन, जिलेटिन जो है वो बोन्स को हीट करने से हासिल होता है। स्किन्स को एंड टेंडन्स इन वाटर, और टेंडन को पानी में बॉयल करें या हीटिंग करें तो जिलेटिन मिलती है। इट इज़ यूज इन बेकरी गुड्स, ये बेकरी की चीज़ों में इस्तेमाल होता है। और कैसीन इज अनदर प्रोटीन यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बटन एंड बकल्स, बटन्स वगैरह होते हैं ना, बकल्स वगैरह होते हैं, उनको बनाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग में प्रोटीन यूज होती है जिसका नाम केसीन है। और जिलेटिन जो है बोन से स्किन से या टेंडन वगैरह होते हैं उनको पानी में हीट करें तो उनसे हासिल होती है, तो वो बेकरी में यूज़ होती है। बेकरी से मुराद है जैसे जेलीज वगैरह आप खाते हैं या इस तरह, और आप क्या इसमें जिलेटिन में टॉफ़ी वगैरह काफ़ी सारी होती है जो इससे बनती है, तो मार्केट में ये अवेलेबल होती है, मिल जाती है, तो उससे लोग यूज़ करते हैं। लेकिन उसमें भी ना एक दो चीज़ें आती हैं कि मार्केट में ना ये दो तरह से मौजूद होती है, वो एक सस्ती वाली बिल्कुल बहुत ज़्यादा सस्ती और एक थोड़ी महंगी या नॉर्मल रेट जिससे कह रहे होता है। अब होता ये है कि जो बहुत ज़्यादा आती है सस्ती है ना, वो उनसे पूछा ये आपके है ना लाहौर में शालमी मतलब पापड़ मंडी वगैरह है ना, तो वहाँ से वो मिल जाते हैं। और पूछा गया कि भाई वो जो सस्ती वाली वो क्या चीज़ है, उन्होंने कहा जी कि वो हराम जानवरों की जो होती है ना उसको वो ज़रा सस्ती है और हलाल जानवरों की जो वो महंगी है। अब वो जो टाफ़ी वगैरह बनाते हैं ये जो उससे बेचते हैं बाज़ार पर, जो 1 रुपए की टाफ़ी है 1 रुपए की 2 टाफ़ियाँ दे रहे हैं, तो जेलीज वगैरह दे रही हैं, अंडरस्टूड है कि वो फिर हलाल तो कम ही चांस है, फिर किसी को खुदा का खौफ हो तो हलाल करे, वरना पैसे कमाने के चक्करों में वो सस्ते ही सौदा लेंगे ना ताकि आगे कमाई ज़्यादा हो सके, तो वो फिर आराम जो होता है ना वो ले लेते, उसी से फिर ये जेलीज वगैरह बना के मार्केट में बेचते हैं। ये प्रोटीन्स वाला पार्ट हो गया, अब इसमें से चैप्टर में से भी देख लेते हैं। ये हमारे पास इसके एक्सेस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स, ये एमसीक्यू मैंने अभी आपको बताया था कि कौन सा एलिमेंट जो सारी प्रोटीन में नहीं पाया जाता, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये तो सब में थे ना, और सल्फर था, जिंक था, ये बाकी एलिमेंट जो थे ये किसी किसी में होते हैं।
एक्सरसाइज का एमसीक्यू ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद है व्हाट आर प्रोटीन्स, राइट टाइप्स विद एग्जांपल्स बेस्ड ऑन फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो आपकी टाइप्स हम बनाते हैं ना, ये सिंपल प्रोटीन्स, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, ये डिराइव्ड प्रोटीन, ये तीनों टाइप्स हैं डिपेंडिंग अपॉन फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर हो कि फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज की बेस पे क्लासिफिकेशन बताएं तो फिर आपने यही तीनों मेंशन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचरेशन ऑफ नेचरिंग ऑफ प्रोटीन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर में से आता नहीं है, शॉर्ट ही ज़्यादातर आते हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन को आपने फोकस करना है, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हमारे पास है जी लिपिड्स। लिपिड्स की आज हम डेफिनेशन कर लेते हैं, उसकी टाइप्स हो जाएंगी और स्ट्रक्चर क्लास। चलो कुछ लिपिड्स की डेफिनेशन, लिपिड्स आपकी बॉडी में जो फैट्स वगैरह होते हैं ना, उनको लिपिड्स का, लिपिड्स की यानी अंडर आती है। तो लिपिड्स क्या है, ग्रीक वर्ड लाइपोज जिसका मतलब फैट होता है, तो वहीं से उसको निकाला गया। लिपिड आर नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑरिजिन, इन एनिमल्स या प्लांट्स में पाए जाते हैं, विच आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, ये सॉल्युबल होते हैं, एंड बिलोंग टू अ वेरी हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, और ये हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस को बिलोंग कर, हेट्रोजीनियस मतलब काफ़ी सारे मुख्तलिफ एटम्स वगैरह इनमें कंबाइन होते हैं। इसके लिपिड्स की डेफिनेशन जनरल की हुई है जी। और लिपिड्स की करेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है कि इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी चूँकि नॉन पोलर होते हैं ज़्यादातर, तो पानी में हल नहीं होते, और सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये जल्दी हल हो जाते हैं। दूसरा, दे प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक्स और उन फैटी एसिड्स, इसमें कौन कौन शामिल है, फैटी एसिड शामिल है, ग्लाइसिरोल शामिल है, और स्टीरोल शामिल है, जो मिल के ये बनाते हैं। उसके बाद दे आर यूटिलाइज्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको यूज़ करते हैं लिपिड्स को ना, देखो बॉडी में स्टोर हो जाती है, एनर्जी वगैरह देने के सोर्स बन जाते हैं, और फिर वो लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनको फिर यूज़ करती हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पे, या जैसे फैट वगैरह होती है तो उसको फिर सर्दी वगैरह से बचने के लिए भी जानवरों के काम आते हैं। एक तो ये आपका इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हो गया लिपिड्स क्या है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया लिपिड्स की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दो, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास जो एमसीक्यू कह लें कि फैट्स एंड ऑयल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपिड्स फाउंड इन नेचर, एक एमसीक्यू होगा कि नेचर में पाए जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लिपिड्स हैं वो फैट्स और ऑयल्स हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या है, दे आर वन ऑफ द थ्री मेजर फूड फैक्टर्स needed for human body, the other two being protein and carbohydrates, कि ये तीन जो मेजर फूड फैक्टर्स हैं जो किसी भी बॉडी को अपनी ताकत के लिए चाहिए, उन तीनों में से एक है ये वाला लिपिड्स है। बाकी दोनों कौन कौन से हैं, एक प्रोटीन है और एक फर्स्ट नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स है, सेकंड नंबर पे प्रोटीन है, और थर्ड नंबर पे ये लिपिड्स आ गए, ठीक हो। ये एमसीक्यू में याद रखना, ये पहली दो लाइनें आपके पास है, एक तो फैट्स और ऑयल जो है इंपॉर्टेंट लिपिड्स हैं नेचर में जो पाए जाते हैं, दूसरा इनके मेजर जो फूड फैक्टर्स हमारे पास है ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, और तीसरे नंबर पे लिपिड्स हैं, ये उसका भी हिस्सा होते हैं। इसके नीचे को खास एमसीक्यू तो नहीं है, बस ये एमसीक्यू था, वैसे हम एक दफ़ा चलो रीड कर लेते हैं। फैट्स एंड ऑयल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स एंड आर ऑफ ग्रेट न्यूट्रिशनल वैल्यू, इनकी होती है, न्यू ताकत देते हैं काफ़ी सारे, और नॉट ओनली द एडिबल फैट्स एंड ऑयल ऑक्यूपाई अ प्लेस ऑफ प्राइड इन ह्यूमन डाइट। एडिबल होते हैं जो हम खाने के काबिल है ना, खा सकते, तो एडिबल फैट्स और ऑयल जो है ना वो इंसानी खुराक का एक हिस्सा है, बट दे आल्सो फाइंड यूज as raw material for the soap, detergents, paints, varnishes, polishes, cosmetics, printing inks, and pharmaceuticals में भी
ये इंडस्ट्रीज में भी ये काफ़ी जगह यूज़ होते हैं फैट्स और ऑयल्स जो हैं, और आकाइसा भी हैं और इंडस्ट्रियली लेवल पे भी इनकी काफ़ी यूजेस हैं। सोर्सेज ऑफ फैट्स एंड ऑयल, फैट और ऑयल के सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आपका बनता है। ये फैट्स एंड ऑयल्स कम फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ नेचुरल सोर्सेज लाइक एनिमल, प्लांट्स एंड मराइन ऑर्गेनिज्म। एनिमल फैट्स आर लोकेटेड particularly in adipose tissue cells, और butter and ghee are a special type of animal fats which are made from milk। एनिमल फैट जो है जो एडिपोज टिश्यू सेल्स में पाई जाती है, यानी फैट्स अमूमन एनिमल से आ रही होती हैं, जो फैट्स हैं वो एनिमल से आ रहे होते हैं, जो ऑयल्स होते हैं वो प्लांट से या मराइन एनिमल से आ रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं जो एनिमल फैट्स हैं वो ज़्यादातर एडिपोज टिश्यू में पाए जाते हैं, और बटर और घी जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट की से ही बनाए जाते हैं, उसकी तरह चेंज मेड फ्रॉम मिल्क, दूध से बनाई जाती है। और वेजिटेबल ऑयल्स आर चीफली प्रेजेंट इन सीड्स एंड नट्स ऑफ प्लांट्स। मराइन ऑयल्स, जो मराइन एनिमल्स हैं, पानी के जानवर हैं, उनके अंदर से मछलियाँ वगैरह उनके में ऑयल मिलता है, फैट नहीं मिलती। तो मराइन ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी एनिमल्स लाइक सैल्मोन्स एंड व्हेल्स एक्सेट्रा। तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि फैट्स और ऑयल्स के सोर्सेज बता दें। फिर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स। फैट्स और ऑयल्स के स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो ये जनरल इसका स्ट्रक्चर बता रहे हैं, ग्लाइसिरोल होता है कंपाउंड जिसमें ये 3 कार्बन होती हैं और 3 ही OH लगे होते हैं। ये CH2 है, साथ OH है, फिर CH है, फिर OH है, फिर CH2 है और OH है। ये जो 2 है ना, इन देखो कॉर्नर पे 2 और सेंटर वाले में H है, वो है हमने ऐसे ही रट्टा नहीं लगाना इसको, हाइड्रोजन तो आप वैसे ही पूरी करते हैं कि कार्बन के 4 बाड होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो एक ये देखो ना कोने वाली कार्बन एक इधर बाड बना लिए कार्बन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ बना लिए, दो तो पीछे 2 रह गए तो 2 हाइड्रोजन लगा दी। इस तरह इस कार्बन ने 2 तो कार्बन के साथ बाड बनाए हुए थे, एक ऑक्सीजन के साथ, 3 हो गए तो एक इसे और चाहिए तो एक हाइड्रोजन लगा दी। फिर इस तरह हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन को फिट कर सकते हैं। इस कंपाउंड का नाम है जी ग्लाइसिरोल, जो 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और उसमें 3 OH ग्रुप लगे हो। ठीक है, ये रिएक्शन करता है फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड हम कहते हैं जो एलिफेटिक एसिड है, यानी जिसमें ये जो आपको R ग्रुप नजर आ रहा है ना, ये तो ना C डबल बॉन्ड हो OH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप हो रहा है, ये ऐसे जो उसके साथ R मौजूद है ना, R वाला ग्रुप, ये आपके पास ही उसमें काफ़ी लॉन्ग चेन, बड़ी बड़ी चेन्स की शक्ल में मौजूद होता है, जिसको हम फैटी एसिड का नाम देते हैं। तो ये जो आपके पास फैटी एसिड है ये ग्लाइसिरोल के साथ इंटरेक्ट करता है, तो हमारे पास ये ट्राई ग्लाइसराइड बन गया प्लस वाटर। अब जो ट्राई ग्लाइसराइड इसका जनरल नाम है, यही से बना ग्लाइसिरोल से ग्लाइसराइड हो गया ना, और ट्राई इसलिए कि तीनों OH के ऊपर 3 ग्रुप आके जुड़े हुए। जुड़े कैसे हैं कि अभी जैसे ना हमने पीछे पढ़ा था अभी कंडेंसेशन रिएक्शन में एस्टर पॉलीएस्टर की एग्जांपल पढ़ी थी, कि जिसमें एक अल्कोहल की तरफ से हाइड्रोजन आती है और एस्टर की तरफ से OH जाता है, वाटर बन के निकल जाता है और दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे है कि ये OH की तरफ से हाइड्रोजन और इधर से OH मिल के वाटर बन के निकल गया, और ये वाली ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्ट इस कार्बन के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक हो गई। तो अब आपके पास ही अब ये देखिए ना, इसमें आप अगर कंपेयर करें उसको यहाँ से, तो ये ऑक्सीजन, ये OH की तो हाइड्रोजन निकल गई ना, और इधर से एसिड की OH निकल गया तो वाटर बन के निकल गया। अब ये ऑक्सीजन डायरेक्ट इस कार्बन के साथ जुड़ जाती है, तो ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ी, इस लिंकेज को आपने नाम दिया था एस्टर लिंकेज के, जिसकी वजह से आपने वहाँ पे नाम दिया था पॉलीएस्टर की। काफ़ी सारी एस्टर की लिंकेजेस जुड़ी होती हैं, इस वजह से उसका नाम पॉलीएस्टर बना हुआ था। तो अब यहाँ पे उसी तरह 3 चूंकि OH हैं तो 3 ही एसिड के मालिक्यूल आते हैं, तीनों OH के ऊपर एक एक जुड़ जाता है और ये एस्टर लिंकेज क्रिएट हो जाती है, और इसको फिर हम नाम देते हैं ट्राईग्लाइसराइड, जो 3 जो है ना कार्बन, तीनों OH के ऊपर एक तो आगे जुड़ा हुआ है, तो ट्राईग्लाइसराइड इसका जनरल नाम हो गया, प्लस 3 वाटर के मालिक्यूल निकल। ठीक है, ये तो हो गया जनरल स्ट्रक्चर। फैट का भी यही है, ऑयल का भी है। अब दोनों में फ़र्क किस चीज़ में आता है कि जो आपकी ये देखो एन ऑयल है, ऑयल में क्या होता है कि वहाँ पे ये जो R ग्रुप था ना, ये देखो O C डबल बॉन्ड हो, ये वाली चीज़ तो आ गई ना यहाँ तक,
अब आर में ही फ़र्क है, ये जो आर ग्रुप है यहाँ पे चेंज आ रही है कि देखें जो आयल है उसमें यहाँ क्या मौजूद है, डबल बॉन्ड्स मौजूद है, और जो फैट होती है उसमें सिंगल बॉन्ड मौजूद है, या डबल बॉन्ड हो बहुत थोड़े, एक का डबल बॉन्ड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ओवरऑल भी डिफाइन ये करते हैं कि ऑयल वो है जिसमें आर जो ग्रुप है उसमें डबल बॉन्ड की परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, सिंगल बॉन्ड थोड़े हैं और डबल बॉन्ड ज़्यादा है, और जो फैट होता है उसमें डबल बॉन्ड की थोड़े और सिंगल बॉन्ड की परसेंटेज ज़्यादा होती है। तो ओवरऑल रिजल्ट ये निकलता है कि वो एक सेमी सॉलिड सा बन जाता है ना, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होंगे तो उसमें हाइड्रोजन ज़्यादा होंगी, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे, जैसे आपने फर्स्ट ईयर में चौथे चैप्टर में पढ़ा था। नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो तो फिर मालिक्यूल्स के दरमियान आपस में इंटर मालिकुलर फोर्सेज जैसे लंडन फोर्सेज होती हैं जो साइज पे डिपेंड करती हैं, वो ज़्यादा हो जाएंगी तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो फैट सेचुरेटेड होने की वजह से, हाइड्रोजन एटम ज़्यादा होने की वजह से ये सेमी सॉलिड टाइप होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जो ऑयल होता है ये उस डबल बॉन्ड्स की वजह से, हाइड्रोजन कम होने की वजह से थोड़ी फोर्स रिडक्शन वीक है, इस वजह से ये आपका लिक्विड टाइप में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। लेकिन एक शॉर्ट क्वेश्चन तो आपके पास ये हो गया कि स्ट्रक्चर और कंपोजिशन ऑफ फैट और ऑयल लिखे, स्ट्रक्चर आपने बना दिया, कंपोजिशन भी बता दिया। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन ये बनता है फैट और ऑयल में डिफरेंस क्या है ना, फर्क बता दे। तो यहाँ तो इसने उसको ऊपर नीचे करके लिखा है, नोट्स में आप देखेंगे तो वहाँ एक कंपैरिजन करके शॉर्ट क्वेश्चन बना दिए कि फैट जो होती हैं वो सॉलिड या सेमी सॉलिड हैं, ऑयल्स लिक्विड हैं। फिर फैट्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एसिड कंपोनेंट, इनमें सैचुरेटेड यानी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, लेकिन जो ऑयल्स होती हैं ये हाई प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग चेन अनसैचुरेटेड एसिड कंपोनेंट, इनमें अनसैचुरेटेड होते हैं यानी डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। और फैट्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो ये जनरली दोनों का कंपैरिजन आ जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन आपका अच्छा शॉर्ट क्वेश्चन है कि फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है, डिफ्रेंशिएट कर दें। इसके अलावा इसमें एक दो एमसीक्यूज हमारे पास थे, वो भी हम कर लें। तो जैसे सोर्सेज वाले में आपके पास एमसीक्यू मैंने गिनवाया, एक तो ये एडिपोज टिश्यू सेल वाला एमसीक्यू था। बटर और घी जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल फैट है, ये एमसीक्यू है। फिर वेजिटेबल ऑयल्स जो है ये चीफली प्रेजेंट इन सीड्स एंड नट्स ऑफ प्लांट्स, ये एमसीक्यू है। मराइन ऑयल्स सी एनिमल से मिलता है, ये एमसीक्यू है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है ये ट्राई एस्टर ऑफ ग्लाइसिरोल इज कॉल्ड ट्राई ग्लाइसराइड और ग्लाइसराइड। ट्राई एस्टर मतलब ये एस्टर के कितने, तीन ग्रुप है ना, तीन एस्टर के लिंकेजेस ग्लाइसरोल से बनी है, तो फिर उसका नाम ट्राई ग्लाइसराइड या ग्लाइसराइड बोलते हैं। ये एमसीक्यू हो गया जी। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन determines whether a triglyceride will be a solid or liquid। अनसेचुरेशन कितनी है ये बताएगी वो सॉलिड है कि लिक्विड है। वो हमने भी बात की, अगर अनसेचुरेशन ज़्यादा हो तो वो लिक्विड है, ऑयल कहलाता है, अगर सेचुरेशन ज़्यादा हो तो वो सॉलिड है, फैट कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यू यहाँ बनता है कि द ग्लाइसराइड्स इन विच लॉन्ग चेन सैचुरेटेड एसिड कंपोनेंट्स प्रीडोमिनेट्स टेंड टू बी सॉलिड। वही जो बात अभी की कि सैचुरेटेड एसिड कंपोनेंट प्रीडोमिनेट हो तो सॉलिड है या सेमी सॉलिड है, और उसको फैट कहते हैं। और अगर ऑयल्स भी हो तो फिर उसमें हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कंपोनेंट्स होता है, ठीक है। तो वो लिक्विड में चला जाता है। ये एमसीक्यू में याद रखना है आपके, है भी पास पेपर में एमसीक्यू था, शायद एक्सरसाइज में भी है, लेकिन पास पेपर में इसी पे ना ग्लाइसराइड पे आया हुआ था। ये लास्ट पैराग्राफ में अभी डिफरेंस है वो हमने अभी बात कर ली कि दोनों में फैट और ऑयल में क्या फ़र्क है, कि एक सॉलिड है एक लिक्विड है, एक की सेचुरेशन ज़्यादा है, एक की अनसेचुरेशन ज़्यादा है। तो चलिए बस करते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन, फिर कल इंशाल्लाह इसकी डिस्कस कर लेंगे।